हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। सोल्ट आपको आगे खुद से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम एसिड्स की, तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एसिड्स होते हैं नॉर्मली अभी आपके लेवल पर, ठीक है, वो सब H+ आयंस देते हैं जब भी उनको हम घोलते हैं किसी एक्वस में, ठीक है, पानी के अंदर वगैरह अगर घोलते हैं तो। पहला पार्ट। दूसरी बात, इनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। इनका टेस्ट कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है इनका टेस्ट। लेकिन हर एसिड को तो आप टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते ना, पता चला कि आपने चेक करा टेस्ट करके और आपकी जीभ भी गायब है, ठीक है। तो वैसे खट्टा होता है, जो वीक एसिड होते हैं ना थोड़े बहुत, जैसे लेमन हो गया, नींबू हो गया, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो एसिड होता है आपका। तीसरा नंबर, एक लिटमस पेपर आता है, उस लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको भी अच्छे से और समझ में आने वाली हैं, ठीक है। चौथा, इनका पीएच जो है, ये इनका 7 से क्या रहता है, पीएच <7 होता है। पांचवा, ये थोड़े से कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब ये चीज़ों को कोरोड कर देते हैं। कोरोजन पढ़ के आए हुए हो ना पहले ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये एसिड था। अब बात करते हैं बेस की, तो बेस में उल्टा हो जाएगा, H+ की जगह आ जाता है OH-। टेस्ट इनका कैसा होता है, टेस्ट इनका कड़वा होता है, बिटर। ये रेड लिटमस से ब्लू कलर कर देते हैं। ये लिटमस क्या होता है ये भी अभी बताऊंगा, ठीक है। पीएच इनका 7 से ग्रेटर देन होता है 14 तक, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बेस की होती हैं सिर्फ, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे क्या क्या हो सकता है एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है ना, सल्फ्रिक एसिड हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। लेमन के अंदर कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक, जो खट्टे फल होते हैं ना उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दही के अंदर कौन सा पाया जाता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके बहुत सारे एसिड होते हैं। और अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस में फेमस कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मोम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तो था एसिड और बेस का थोड़ा सा रिव्यू। अब बात करते हैं इंडिकेटर की, जो अभी बीच में आया इंडिकेटर आपका। इंडिकेटर आर दोज डिवाइसेस which are used to identify whether the substance is acid और बेस। ये एक डिवाइस होते हैं जिनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर बेस है। क्योंकि अभी पीछे बताया ना मैंने, हर चीज तो आप टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, जो आपका नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोल लो, केमिकल बोल लो, या सिंथेटिक, कॉमन नेम है जो यूज होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। इसके अलावा एक और होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये क्या होते हैं ये इंडिकेटर बताता हूँ, ठीक है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, लिटमस पेपर, क्या आ जाता है, लिटमस पेपर, और क्या आ जाता है, टर्मरिक, टर्मरिक माने हल्दी, ठीक है, और क्या आ जाता है, चाइना रोज, ये सब आ जाते हैं आपके। इनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई चीज आपकी कैसी है, ठीक है, एसिड है या बेस है। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो स्मेल से हमें हेल्प करते हैं, स्मेल के जरिए बताने की कि वो एसिड है या फिर बेस है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, ओनियन हो सकता है, ठीक है, वनीला हो सकता है, या फिर आपका क्लोव ऑयल हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें हो सकती हैं। और सिंथेटिक में आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल में केमिकल होते हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है फिनोप्थिलीन, क्या आता है, फिनोप्थिलीन, फिनोल, PHTH, फिनोप्थिलीन, ठीक है, LEIN। या फिर आपका आता है मिथाइल ऑरेंज। अभी आपके लेवल पे सिर्फ दो ही दे रखे हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाले यही दो हैं। ये इंडिकेटर तो मैंने आपको बता दिया, तीन काइंड के होते हैं, नेचुरल जो नेचुरल चीजों से बने होते हैं, ओल्फैक्टरी स्मेल को लेकर बने होते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल से बने होते हैं। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि किसमें क्या कलर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिटमस की बात करते हैं, ठीक है, और फिनोप्थिलीन की बात करते हैं, शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और एक मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, एक टर्मरिक ले लेते हैं, जिन जिनके पता है वो बता देता हूँ, ठीक है। अब दो कैटेगरी है, एसिड में क्या रंग देंगे ये, और बेस में क्या रंग देंगे ये। लिटमस पेपर जो है एसिड में रेड कलर देता है, क्या देता है, रेड कलर, और बेस में कैसा कलर देता है ये, ब्लू, ठीक है। रेड पे डाल रहे हो एसिड तो रेड ही रहेगा, ब्लू पे डाल रहे हो तो रेड हो जाएगा, सीधी बात है। फिनोप्थिलीन की बात करते हैं तो एसिड में ये कैसा हो जाता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं आता, और अगर बेस में डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है और बेस में देता है आपका येलो कलर। टर्मरिक की बात करें तो एसिड में कोई कलर नहीं देता, नो चेंज, वैसे का वैसा होता है, और इसमें बेस में क्या हो जाता है, रेड और ब्राउन कलर का हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी हेल्प से पता लगा सकते हो कि कौन सा जो है आपका कलर आ रहा है, तो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। तो होप आपको एसिड और बेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं कि क्या है, उससे पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा में समझते क्या लिखा हुआ है।
एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई होती है जो लाइकन से बनाया जाता है। लाइकन तो आपको पता है ना, एक प्लांट होता है जो फंगस और एल्गी से बनता है ना। और ये एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब ना तो ये एसिडिक होता ना बेसिक होता तो इसका कलर पर्पल होता है। और भी ऐसे कई सारे नेचुरल मटेरियल जैसे रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ कुछ फ्लावर्स के जैसे हाइड्रेंगिया, पेचूनिया, जर्मेनियम, इनके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड और बेस पता लगाने के लिए। ठीक है, चलो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स भी हो गया, तो ये पेज भी हमारा निपट गया। अब बात करते हैं एसिड और बेस रिएक्ट करके मेटल से क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी हुई है। ये इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है, जिंक के कुछ टुकड़े डाले सल्फ्रिक एसिड में। किसमें डाले, सल्फ्रिक एसिड में। दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक गैस जनरेट होती है जो इस पाइप के माध्यम से चली जाती है। और यहाँ पर है सोप सोल्यूशन। इस सोप सोल्यूशन में जब वो गैस निकलती है तो क्या बनाती है, बबल बनाती है। और इन बबल में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करते हैं, इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाओ इन बबल्स के पास, तो अचानक से पट पट साउंड से फूटने लगते हैं। पट यानी कि पॉप साउंड से। तो ये पॉप साउंड हमें ये बताता है कि जो गैस है इन बबल्स के अंदर वो हाइड्रोजन गैस है। दिस इज ऑल्सो द टेस्टिंग ऑफ और कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है। अब यहां पर देखो जरा क्या कह रहा है, कोई भी एसिड को अगर मेटल से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, एक तो सोल्ट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर किसी मेटल को अगर आप बेस से रिएक्ट कराते हो, अभी मेटल को एसिड से कराया ना, बेस से कराते हो, तब भी क्या बनता है आपका, सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, चाहे मेटल को आप एसिड से रिएक्ट कराओ या फिर बेस से कराओ, सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। तो मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, एक मेटल है नीचे देखो ब्लू कलर की में और एक कार्बोनेट है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या, मेटल है एक सोडियम, हाइड्रोजन है और एक कार्बोनेट है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं। ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है। प्रोडक्ट आपका दोनों साइड सेम बनता है। एक तो बनता है सोल्ट, क्या बनता है आपका, सोल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे भी सेम ही है आपका। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर से पास करते हो, स्लेक लाइम से पास करते हो, तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। इस व्हाइट पाउडर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज हाउ वी कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी जो है पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है। बस सिंपल क्या करो, उस गैस को लाइम वाटर से पास कर दो। अगर उसका कलर व्हाइट कलर हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, दैट मींस वहां कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, सिर्फ मेन मेन जो है हमारा वही हम डिस्कस करने वाले, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास करते हो तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस होती है। और क्या बन जाता है आपका, यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाता है जो पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या कह सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हमेशा एक सोल्ट बनेगा कोरिस्पोंडिंग मेटल का, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर बनेगी। सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। क्या होगा अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाए, तो भैया बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं और प्लस में वाटर बनाते हैं। हमेशा सोल्ट बनेगा और प्लस में वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल। ना तो एसिड ना ही बेस, उनके बीचों बीच। तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। 2 नंबर की ये पेपर में आ सकती है। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। देखो सबसे पहली बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स की। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं अगर मैं उनको एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं तो सोल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन तो कहीं देखी देखी लग रही है, जरा ऊपर वाली रिएक्शन से कंपेयर करो जरा। एसिड से एसिड कट गया, सोल्ट से सोल्ट कट गया, वाटर से वाटर कट गया, बचा क्या, बेस, उधर बचा मेटल ऑक्साइड। दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, नेचर वाइज बेसिक होते हैं। ठीक है, तो जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा सोल्ट और वाटर ही जनरेट करेगा। इसी की तहत अगर उल्टा चले, मेटेलिक ऑक्साइड की जगह आप क्या लिख लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे, बेस से, तब जाकर बनेगा आपका सोल्ट और प्लस में वाटर। अब इसमें सेम क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा ये किससे रिएक्ट करेगा, मतलब ये किस तरीके से ट्रीट करेगा, एक एसिड के तौर पर, तभी तो बनेगी आपके सोल्ट और वाटर, है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो उनकी रिएक्शन एसिड और बेस से कराओगे तो कोरेस्पोंडिंग सोल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, ओप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक था ये वाला। अब बात करते हैं सभी एसिड और सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, एसिड्स में क्या क्या कॉमन होता है वो हमने पढ़ा था ना इसमें। ऊपर करो, ऊपर करो, ये रहा। ये सारी चीजें कॉमन होती है, खट्टे होते हैं, रेड करते हैं, pH 7 से कम होता है, H+ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, ये भी होता है। सेम बेस में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, बिटर होते हैं, ब्लू कलर का लिटमस टेस्ट देते हैं, 7 से इनका pH ज्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। एक चीज और है समझने वाली, यहाँ पर एक लाइन नोट करते हैं, क्या कह रहा है,
आप ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बाकी एसिडिक जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो ये किसी भी प्रकार से आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या प्रोड्यूस नहीं करते बेटा? आयंस। और जब तक आयंस क्या होते हैं? चार्ज होता है, और जब तक चार्ज नहीं होगा तो करंट कहां से आएगा? तो इस वजह से ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस और चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या होता है अगर एसिड या बेस को हम वाटर में डालते हैं तो भैया नीचे देख लो, आपके यहाँ दे रखी है रिएक्शंस। मैंने एक एसिड को पानी में डाला तो क्या बन गया वो जरा ध्यान से देखते हैं, समझो इस बात को। देखो HCl टूट के क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस, है ना, ये डिसोशिएट होता है। और साइड में क्या है आपके पास? एक वाटर का मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इस पे देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये H प्लस कहाँ भागेगा भाई? इसके पास भागेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कि माई बाप मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, मेरे से तो क्लोरीन छीन के ले गया, तो आप मेरी मदद करो। तो होगा क्या? ये ऑक्सीजन के पास जो फालतू के पड़े हैं वो इस पे लग जाएगा, और अब ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस का। तो क्या बन गया ये कंपाउंड? H3O प्लस, तो यही लिखा हुआ है, और बेचारा क्लोरीन अलग हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? जब भी किसी एसिड को पानी में डालोगे तो कोरिस्पोंडिंग आयंस बनेंगे, इन्हें आयंस बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे बता रखा ना, ये H प्लस H2O पे जाता है और उससे एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन। बेस को अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा? बेस में भी टूट जाएंगे, सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। तो जब भी एसिड या बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हो तो वो डिसोशिएट होकर कोरिस्पोंडिंग आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये KOH को पानी में डाला तो K अलग, OH अलग, MgOH2 को डाला तो Mg अलग, OH अलग। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर एक चीज और बता रखी है कि एसिड बड़े खतरनाक भी होते हैं, तो उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर गलती से उसके ऊपर आप गिर गए, मतलब आपके ऊपर अगर एसिड गिर गया, तो आपका जो है हाथ पैर जहां पर भी गिरा होगा वो सारा खराब हो जाएगा। एक और बात, दूसरा, कि जब भी पानी और एसिड की रिएक्शन होती है तो वो एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है बहुत हीट निकलती है भैया। कितनी हीट निकलती है? बहुत ज्यादा, है ना। तो अब बात यह है कि एसिड और पानी को जब भी हम मिक्स करते हैं तो तरीका क्या होता है? पानी लो, वाटर किसमें लेना? पानी कंटेनर में लिया, और एसिड को हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है। एक ड्रॉप डाली तो जो भी हीट निकलती है वो सब हीट पानी, आसपास का पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और हर एक दो बूंद डालने पर आप क्या करते रहो? पानी को अच्छे से स्टीर करते रहो, डंडे से या जिससे भी करना है आपको, घुमाते रहो। इससे क्या होगा? इससे आप सेफ रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा मैं बताता हूँ। एसिड के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो जैसे ही पानी डालोगे रिएक्शन होगी और वो सारे एसिड में फैल जाएगी, और एकदम से धमाका होगा, और बस क्या हो जाएगा? सारा कंटेनर फट जाएगा, आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बहुत बुरा। तो इसलिए एडवाइस दी जाती है कि प्लीज एसिड को यूज करते वक्त ध्यान रखें। ठीक है, जनरली लेबोरेटरी के अंदर एसिड्स के अंदर पानी जो है, पानी मिलाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, पानी के अंदर एसिड डाला जाता है, मतलब तो वो बड़े डाइल्यूट होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे एसिड डाइल्यूट होते हैं। डाइल्यूट का मतलब ये एसिड जो है थोड़े से पानी के अंदर मिलाए हुए हैं, जिससे इनकी पावर कम हो जाए और ये नुकसान ना पहुंचाए किसी को। ठीक है, इसी तरीके से बेस को भी डाइल्यूट कर दिया जाता है। होप क्लियर हो गया होगा। बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हैं। पार्ट 2 पे क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट में यहां पर हम पढ़ने वाले हैं पीएच पेपर के बारे में। पीएच पेपर क्या होता है जरा देखते हैं। पीएच वर्ड आया कहां से? पी मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब उसकी एबिलिटी, पावर, किसकी? H प्लस देने की। तो कोई कंपाउंड H प्लस कितना दे सकता है उसे हम पीएच पेपर बोलते हैं, उसको नापने के लिए। जनरली हमारे पास 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है, और इसकी मिड वैल्यू होती है 7। अब 7 से जितनी कम वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उसकी पावर H प्लस देने की उतनी ही ज्यादा होगी। और 7 से अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं राइट साइड में, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी बेस उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है, तो मतलब जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस और पता लगा सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है या फिर बेस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ देखो, यहाँ कुछ आपको दे रखे हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है अराउंड 1 के अराउंड है। ठीक है, 0 पॉइंट कुछ। लेमन जूस का 2.2 है। प्योर ब्लड लगभग न्यूट्रल के पास आता है, 7 के पास। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, 10 है उसका पीएच। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसका 14 रहता है लगभग। ठीक है, तो इस तरफ से बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और इस तरफ एसिड कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्लियर, चलो। अब ये पीएच ना हमारी एवरीडे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी पीएच सेंसिटिव होती है। प्लांट्स को भी एक पर्टिकुलर पीएच में ही ग्रो किया जाता है। मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी की एसिडिटी बेसिसिटी वो एक फिक्स होती है, उसी में वो ग्रो कर पाते हैं। अगर उससे ऊपर नीचे होता है ना तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता, खराब हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। और हमारी बॉडी भी जो क्या है 7 से 7.8 तक के रेंज में ही काम कर पाती है। इससे ऊपर या कम होने पर हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चालू हो जाती है। बात करूं मैं रेन वाटर की, तो रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 से होता है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। जनरली जब पहली बारिश आती है आपकी गर्मियों में तो वो एसिड रेन होती है, पोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाती है, उनका पीएच 5.6 से कम होता है। ठीक है, ऐसे में जो है एक्वेटिक लाइफ जो फिश वगैरह है ना, समुद्र नदियों में रहने वाले, उनकी लाइफ थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है पीएच कम होने की वजह से। जानवर जो है मर भी जाते हैं कई सारे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे, और कहाँ इंपॉर्टेंस है इसकी।
अब इसमें बोल रखा है आप अपनी मिट्टी के बैकयार्ड में जो है आंगन में मिट्टी है उसके पीएच कैलकुलेट करो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आंगन में जो मिट्टी है वो एसिडिक है, बेसिक है, किस तरीके का उसे ट्रीटमेंट देना है। फार्मर उसका इस्तेमाल करते हैं, जब एसिडिक होती है ज़्यादा तो बेस डाल देते हैं उसके अंदर केमिकल्स वगैरह, और जब ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। तीसरा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि देखो एक हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कई बार जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट कर देता है, तो वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसमें से कुछ तो खाने को पचाने में काम आ जाता है, कुछ हमारे म्यूकस बलगम को खत्म करने में आ जाता है, बाकी का बचा हमारी स्टमक की लाइनिंग पे जाकर रिएक्शन करता है, जिससे इरिटेशन होती है ना। कुछ लोग एसिडिटी बोलते हैं इसे, तो दर्द होने लगता है पेट में। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो बेस लेना पड़ेगा। तो बेस पियोगे तो आपके पेट में राहत मिल जाएगी। एक वीक बेस लेना होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका 10 पीएच के आसपास था, है ना, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम एंट एसिड बोलते हैं। एंट एसिड का मतलब क्या होता है, एंट का मतलब एंटोनियम, अपोजिट। किसका अपोजिट, एसिड का, तो इसलिए इन्हें एंट एसिड नाम दिया गया। चीटी मत समझना, एंट को, एंट एंटोनियम के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे जो दांत में कैविटीज हो जाती हैं उसका कारण भी पीएच है। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो हमारी टूथ की एनिमल लेयर गलना स्टार्ट हो जाती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और हमारे माउथ में, दांतों में कैविटी बना देती है, क्योंकि हमारे माउथ में होते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे दांतों के बीच में शुगर वगैरह जो फंस जाती है ना, फूड पार्टिकल्स, उनको खाकर ना केमिकल रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, और वो एसिड हमारे दांत खराब कर देता है। इसलिए क्या होता है, जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं ज़्यादातर, उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा बेस मिला हुआ होता है, जो हमारे माउथ के अंदर एसिड को खत्म करने के काम आता है। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे चींटी होती है या मधुमक्खी होती है, डंक मार देती है ना, डंक नहीं मार, वो डंक मार के क्या करती है, आपकी बॉडी में, स्किन में एसिड रिलीज कर देती है, और वो एसिड क्या करता है, हमें इरिटेट करता है हमारी स्किन को। इसलिए क्या करो, उस पर थोड़ा सा बेस रगड़ लो, बेकिंग सोडा वगैरह जैसे टाइप का, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें राहत मिल जाएगी, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो कुछ नेचुरल सोर्स दे रखे हैं और उनमें पाए जाने वाले एसिड दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। विनेगर, ऑरेंज, टर्मरिन, टोमेटो, मिल्क, लेमन, एंड स्ट्रिंग, निटल स्ट्रिंग। एंट में कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक, कर्ड में लैक्टिक, निटल नेटल में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है उसमें भी। टमाटो में ऑक्जेलिक, और इमली में टार्ट्रिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, विनेगर में एसिडिक एसिड, ठीक है, याद होगा, पढ़ा था हमने चैप्टर में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वीडियो सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सॉल्ट क्या क्या है, सॉल्ट हमारे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखो, सोल्ट बनाने के लिए ना 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन क्या क्या है जरा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, या तो होगा वीक एसिड, रुको रुको, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर होगा वीक एसिड वीक बेस। इस केस में सोल्ट नहीं बनता, बाकी तीनों केसेस में सोल्ट बनेगा। यहाँ पे सोल्ट जो है न्यूट्रल रहता है, उसकी वैल्यू 7 के आसपास होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से जो सोल्ट बनता है वो थोड़ा सा एसिडिक रहता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है। और नेक्स्ट में जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, तो ये जो सोल्ट होगा थोड़ा सा बेसिक होगा, और इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। वीक एसिड और वीक बेस वाले केस में सोल्ट नहीं बनता है आपका, ठीक है। अब बात करें तो सबसे पहले कॉमन सोल्ट की बात करते हैं। कॉमन सोल्ट कौन होता है हमारा, NaCl। NaCl के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको दांडी मार्च यात्रा तो याद ही होगी ना, जिसमें गांधी जी ने जो है अपने साबरमती आश्रम से लेकर जो है दांडी तक का सफर तय करा था, और कई सारे लोगों ने उनका साथ दिया था इसमें, क्योंकि उस समय पर जो है फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। और क्या करा था सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया था नमक पर। नमक तो हर एक व्यक्ति की जरूरत है खाने के लिए, है ना। तो इसलिए गांधी जी ने खुद फैसला लिया कि वो समुद्र के पानी को एवोपरेट करके सोल्ट प्रिपेयर करेंगे, जो उस टाइम पर कानून के उल्लंघन था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को जेल में भी पकड़ के डाल दिया गया था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका समुद्र के पानी में पाया जाता है सोल्ट। बाकी के जो सोल्ट होते हैं आपको वो रॉक में से मिलते हैं, जिन्हें रॉक सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे पिंक सोल्ट बोलते हैं या ब्लैक सोल्ट बोलते हैं कुछ कुछ लोग, वो मिलते हैं आपके। और जैसे कोयले को ढूंढा जाता है ना खदानों में, वैसे इन सोल्ट को भी तो माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सोल्ट की। ये एक रॉ मटेरियल है और बाकी केमिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। कॉमन साल्ट जो है हमें एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिससे हम डेली यूज में कई सारी चीज़ों को बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। NaCl से कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो, NaCl लिया, पानी में घोला तो क्या बन जाएगा, NaOH, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ये 3 गैसेज, 3 जो है कंपाउंड बनते हैं। अब बात करते हैं पहले इनके यूज की। क्लोरीन जो है पानी को साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल में पीवीसी बनाने के लिए प्लास्टिक होती है वायर के ऊपर, डिसइंफेक्टेंट कीड़े मकोड़े मारने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी वगैरह में इस्तेमाल होती थी रेफ्रिजरेटर में, और पेस्टिसाइड कीड़े मकोड़े मारने में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें हाइड्रोजन की तो फ्यूल के तौर पे किया जाता है, ठीक है, मार्गरीन के लिए किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के लिए। NaOH जो है ये किस लिए करा जाता है, मेटल को डीग्रीस करने के लिए, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों के यूज़ आपको लर्न करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आप क्या से बनेगा वो देखते हैं। आपको पता है कि क्लोरीन जो है प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, है ना, इस प्रोसेस में, ऊपर वाली प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है। अगर उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको ये कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है।
और ब्लीचिंग पाउडर को हम किससे डिनोट करते हैं, CaClO2 से, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन आया कहाँ, NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, तो यानी कि सोडियम क्लोराइड से हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, कॉटन में लिनन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वुड लकड़ी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर फैक्ट्री में कपड़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है दूसरों का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, और ड्रिंकिंग पानी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है कीड़े मकोड़े जर्म्स मारने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो किचन में इस्तेमाल होता है ना, पकोड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कई बार इसलिए ऐड कर दिया जाता है जल्दी से कुक जो है, खाना जो है जल्दी से बन जाए। केमिकल कंपाउंड जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कैसे बनेगा भैया, सोडियम क्लोराइड लिया, नॉर्मल सोल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, तो आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, ये भी कैसा होता है, ये क्या होता है, एक वीक बेस होता है, नॉन कोरोसिव, ये क्या करता है, ये जंग वगैरह नहीं लगाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं हीट करूंगा तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही जो आपके ये बनाते हो ना भटूरे वगैरह, ये सब चीज़ें फूल जाती हैं। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है घर में, जिसमें बेकिंग सोडा होता है और एक थोड़ा सा खाने वाला एसिड मिला होता है जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, और इसको जब पानी में डाला जाता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम का सोड। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ना, उससे ब्रेड या केक जो भी बना रहे हो वो थोड़े से फ्लफी और सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे हम एंटासिड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाए तो। ठीक है, इसको हम एसिड से लगने वाली आग को बुझाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड से लगी में पता है ना, पानी डालोगे तो और ज़्यादा धमाका हो जाएगा, तो उसमें हम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, अब सोडियम कार्बोनेट को पानी से रिएक्ट कराओ तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अब ये सोडियम कार्बोनेट, हाँ ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से बन जाएगा आपका। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, 10H2O का मतलब क्या, 10H2O का मतलब है 10 वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है ना। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ आता है, ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर में। ये सोडियम का कंपाउंड है एक बड़ा फेमस, बोरेक्स, उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और घर में आप फर्श वगैरह टाइल वाइल को भी चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमानेंट हार्डनेस जो है पानी, खरे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए या नहाने वाने के लिए। ठीक है, क्या जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट के क्रिस्टल, वो ड्राई होते हैं वाकई क्या, अब जैसे नमक को आप छुओगे क्या वो ड्राई होता है, तो भैया क्या होता है, इनमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, वो आपको ड्राई लगता है बट उसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है, जब इनको हीट किया जाता है तो ये रिमूव हो जाते हैं और आपके सोल्ट के कलर कईयों के चेंज भी हो जाते हैं। और अगर इन्हें दोबारा पानी में डालोगे तो इनका कलर वापसी आ जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि एक फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होते हैं आपके सोल्ट के अंदर। जैसे 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपके कॉपर सल्फेट में, ये रहा है ना। और इसी तरीके से देखो यहाँ पे वॉशिंग सोडा में भी थे ना, 10H2O थे। और भी ऐसे बहुत सारे सोल्ट है जैसे जिप्सम, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। तो इसी से अब एक नया आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं। जब जिप्सम को आप 373 केल्विन पर हीट करते हो तो उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं एवोपरेट होके, और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम POP बोलते हैं। ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं आपके जब हड्डी वड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। इसके खिलौने भी बनते हैं। ठीक है, दीवारों पे जो आपके डिजाइन बनते हैं ना ऊपर छतों पे, वो भी इसी के बनते हैं। तो होता है क्या, POP में पानी डालो, जिप्सम बन जाता है टाइट टाइट सा, है ना। तो अब पूछा गया इसके अंदर क्या हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या, आधा मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट जो है, 2 कैल्शियम सल्फेट होते हैं, और वो 2 कैल्शियम सल्फेट जो है एक वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, जिसका मतलब है कि 1/1 कैल्शियम सल्फेट आधा हेमीहाइड्रेट लिखा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में होता नहीं। और भी का है, टॉयज वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन के पीसेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो और भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। ये फटाफट चैप्टर बनाया था मैंने, जो आपके लगभग 23 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसी और वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो।